हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सन्नी। आज के क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। इसके पिछले टॉपिक में हम लोगों ने लिबरल्स आइडियोलॉजी को देखा था, ठीक ना। लिबरल्स आइडियोलॉजी के बारे में जाना था, कंजर्वेटिव्स के बारे में समझा था, ठीक ना। डिफरेंट जो भी आइडियोलॉजी थी, रेडिकल्स के बारे में समझा था। अच्छे तरीके से उन सारी चीज़ों को हमने पूरे तरीके से क्लियर किया था। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी की, ठीक ना। मतलब ऐसी सोसाइटी, देखिए इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या होती है? ऐसी सोसाइटी होती है ना जिसमें मशीन्स, इंडस्ट्री पर क्या होता है, फोकस ज़्यादा होता है। मतलब जिसमें इंडस्ट्री एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक ना। किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जब वो सोसाइटी, किसी भी देश की सोसाइटी जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन जाती है तो उसमें क्या होता है, देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है और मशीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है उस तरह की सोसाइटी में। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। उसी को हम लोग इंडस्ट्रियल सोसाइटी बोलते हैं। सोशल चेंज, अब सामाजिक बदलाव क्या आ रहे थे उस समय, ठीक ना। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज के टॉपिक में। तो कह रहा दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वेयर साइन ऑफ ए न्यू टाइम। जो ये पॉलिटिकल यानी जो राजनीतिक रुझान, अलग अलग जो आइडियोलॉजी है, ठीक ना, ये साइन था। साइन मतलब ये निशान था, चिन्ह था, किस समय का? नए समय का, ठीक ना। किस तरीके का नए समय का? तो ये ऐसा समय था, ठीक ना, कैसा समय जिसमें बहुत गंभीर सामाजिक और आर्थिक बदलाव आ रहे थे, ठीक ना। गंभीर सामाजिक और आर्थिक बदलाव किस तरीके से आ रहे थे, ये देखिएगा। यह ऐसा समय था जब नए सिटीज बन रहे थे, नए नए सिटीज का गठन किया जा रहा था, ठीक ना। नए नए इंडस्ट्रियलाइज रीजन डेवलप हो रहे थे। इंडस्ट्रियलाइज रीजन क्या होता है? ऐसी रीजन जहाँ पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होते हैं उसको इंडस्ट्रियलाइज रीजन कहा जाता है। तो नए नए इंडस्ट्री डेवलप हो रहे थे, तो जाहिर सी बात है नए नए रीजन भी डेवलप हो रहे थे। रेलवे एक्सपेंड, ठीक ना, रेलवे का विस्तार हुआ। एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑकर, और औद्योगिक क्रांति आ गई। औद्योगिक क्रांति यानी उद्योगों की, इंडस्ट्री की स्थापना होना शुरू हो गई, ठीक ना। तो ये चीज़ें होने लगी। तो यही कह रहा है कि यह ऐसा समय था जिसमें गंभीर सामाजिक और राजनीतिक बदलाव आ रहे थे। क्यों गंभीर आ रहे थे? क्योंकि इसमें नए शहर का स्थापना हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइज रीजन को विकसित किया जा रहा था। क्योंकि इंडस्ट्री केवल लगा देने से रीजन विकसित नहीं होगा, उसके अगल बगल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, ठीक ना, कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, तब इंडस्ट्री अच्छे से ग्रो भी कर पाएगा, ठीक ना। तो इसलिए इंडस्ट्रियलाइज जो इंडस्ट्री एरिया था, उसके जो भी अगल बगल जो चीज़ें थी उसको भी डेवलप किया जा रहा था। रेलवे को फैलाया जा रहा था जिससे आसानी से एक्सपोर्ट किया जा सके, इंपोर्ट किया जा सके, ठीक ना। ये चीज़ें हो रही थी। तो इसीलिए बोला गया है कि यह समय ऐसा था जब जब क्या हो रहा था, गंभीर सामाजिक और राजनीतिक बदलाव आ रहा था, ठीक ना। तो अब देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ, औद्योगिकरण जब हुआ तो इसने क्या किया, ब्राउट मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्री। इसके कारण से मैन, वोमेन और चिल्ड्रन यानी ये जो भी वर्क फोर्स था, ठीक ना, जो भी कर्मचारी थे, जैसे कि मैन हो गए, वोमेन हो गए, ये लोग फैक्ट्री में आने लगे काम करने के लिए, ठीक ना। फैक्ट्री में आने लगे काम करने के लिए, लेकिन इनकी स्थिति सही नहीं थी, ठीक ना। फैक्ट्री में काम तो करते थे, लेकिन क्या होता था, बहुत लंबे समय तक इनको काम करना पड़ता था, पहली बात, ठीक ना। और इनका जो तनख्वाह होता था वो भी बहुत कम होता था। बहुत देर तक काम करवाते थे लेकिन तनख्वाह इनका क्या होता था, बहुत कम होता था। अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन, यानी बेरोजगारी बहुत ही आम बात थी उस समय, ठीक ना। किस समय? जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तब, यानी 1815 के बाद की घटना है। पार्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड। कब ये चीज़ें हो रही थी? जब डिमांड कम थी, ठीक ना। इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए डिमांड क्या थी, कम थी। मतलब इंडस्ट्रियल गुड्स की मांग कम थी, ठीक ना। मांग कम थी तो उत्पादन भी कम होता था, और उत्पादन कम होता था तो क्या होता था, अब उत्पादन कम होगा तो इंडस्ट्री में लोग कम रखेंगे अपने अंडर, ठीक ना। कम रखेंगे लोग तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी बढ़ेगी ही, ठीक ना। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे। हाउसिंग का प्रॉब्लम था, रहने का प्रॉब्लम था, सैनिटेशन, साफ़ सफाई का भी प्रॉब्लम था। क्यों? क्योंकि ये सारी जो इंडस्ट्री होती थी वो टाउन में लगाई जाती थी, ठीक ना, टाउन में इस्टेब्लिश की जाती थी। और टाउन में इस्टेब्लिश करने के बाद से क्या होता था, ज़्यादा जनसंख्या टाउन में आ जाती थी, यानी विलेज के लोग भी जिनके पास काम नहीं होता था वो शहर में आ जाते थे। और शहर में आ जाने के कारण से क्या होता था, ये प्रॉब्लम देखने को मिलती थी हाउसिंग का और सैनिटेशन का, ठीक ना। ये सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती थी, ठीक ना। सैनिटेशन यानी साफ़ सफाई।
लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशन टू दिस इशू। जो लिबरल्स और रेडिकल्स ग्रुप थे वो क्या करते थे, इस तरह के सॉल्यूशन का समाधान चाहते थे, ठीक ना। इन जो भी प्रॉब्लम्स था इनका वो लोग क्या करते थे, समाधान चाहते थे कि इसको किसी तरीके से इसका समाधान निकाला जाए, ठीक ना। ये जो ग्रुप थे, ठीक ना, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। लेकिन जो भी इंडस्ट्री थी, जो भी मतलब इंडस्ट्री थी, वो आर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब जो भी आप इंडस्ट्री उस समय टाउन में इस्टेब्लिश की गई थी वो इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी थी, मतलब किसी एक व्यक्ति की थी, ठीक ना। उस पर गवर्नमेंट का अधिकार नहीं होता था। कोई एक व्यक्ति जो अमीर होता था, रिच क्लास का होता था, वो क्या करता था, प्रॉपर्टी मतलब इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर पाता था। लिबरल्स एंड रेडिकल्स, लिबरल्स और रेडिकल्स जो ग्रुप थे, जो विचारधारा के जो लोग थे, ठीक ना, पॉलिटिकल विचारधारा के जो लोग थे इस तरह के, ठीक ना, वो भी प्रॉपर्टी ओनर्स होते थे, मतलब उनके पास भी संपत्ति होती थी, ठीक ना। एंड एम्प्लॉयर्स, कर्मचारी भी होते थे, मतलब कुछ लोग तो जिनके पास पैसा था वो तो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते थे, ठीक ना, मतलब प्रॉपर्टी उनकी संपत्ति होती थी, संपत्ति के वो मालिक होते थे। और कुछ कर्मचारी भी होते थे जो अलग अलग जगहों पे काम करते थे। ये किसकी बात हो रही है, लिबरल्स और रेडिकल्स की बात हो रही है, ठीक ना। मतलब ये जो दो ग्रुप हैं जिसमें बहुत सारे मेंबर्स थे, ठीक ना, उन्हीं की बात हो रही है। और इन लोग कैसे पैसा कमाए थे, ठीक ना। अब मानिए कि इतना पैसा कमाए कैसे थे, तो ये पैसा कमाए जो थे कि इतना पैसा कमा लिए कि उनको संपत्ति खरीद लिए थे, ठीक ना, ये सारी चीज़ें। तो एक पैसा कमाते थे वो लोग ट्रेड करके इंडस्ट्रियल वेंचर्स करके, मतलब इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करके, ठीक ना, व्यापार करके वो लोग ये सारे पैसा कमाते थे। और उनका मानना था कि इस तरह के जो प्रयास हैं हमें करते रहना चाहिए, ठीक ना। इस तरह के प्रयासों को, इस तरह के कामों को प्रोत्साहन देनी चाहिए, क्योंकि इसका बेनिफिट है। किस तरह के कार्यों का, कि मतलब हम लोग ट्रेड करें, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करें, इस तरह की चीज़ों का हमको प्रोत्साहन करना चाहिए, क्योंकि इसका बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है कि अगर जो वर्क फोर्स है, यानी जो कर्मचारी है, ठीक ना, इकोनॉमी में, यानी आर्थिक जो भी इंडस्ट्री में चीज़ें बनाई जा रही हैं, ठीक ना, उसमें कर्मचारी काम कर रहे होंगे, ऐसी बात है। तो अगर कर्मचारी हेल्दी रहेंगे, ठीक ना, और हेल्दी रहेंगे तो सिटीजन्स भी क्या होंगे, हेल्दी, और सिटीजन्स एजुकेटेड रहेंगे तो लोग आसानी से क्या कर सकेंगे, चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। और चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे तो जल्दी से जल्दी मतलब इंडस्ट्री में बहुत प्रभावशाली लोग रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, कार्य अच्छे तरीके से होगा, ठीक ना। ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा उनको, ठीक ना, इंडस्ट्री ओनर्स को। अपोज टू द प्रिविलेज, और इनका क्या था, ये लोग प्रिविलेज यानी जो छूट मिलती थी, जो फ़ायदा मिलता था ओल्ड एरिस्टोक्रेसी को, यानी जो पुराने जो पावरफुल सोसाइटी होती थी, पावरफुल क्लास जो होता था, पावरफुल वर्ग, एरिस्टोक्रेसी क्या बताए थे, पावरफुल क्लास ऑफ द सोसाइटी, मतलब किसी भी समाज के जो संपन्न लोग होते थे, ठीक ना, मतलब जो अमीर घर के जो लोग, अमीर घराने के जो लोग होते थे, जो उनको बर्थ के अनुसार प्रिविलेज मिलता था, ठीक ना, जन्म से जो छूट मिलती थी, उसको ये लोग विरोध करते थे। और इनका मानना था, मजबूती से मानना था कि हमको क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल मतलब प्रत्येक को प्रयास करना चाहिए, ठीक ना, लेबर करना चाहिए, मतलब मजदूरी करनी चाहिए, ठीक ना। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए हमें, मतलब इन सारी चीज़ों पर, पर्सनल फ्रीडम पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, ठीक ना, और पर्सनल फ्रीडम पर जोर देना चाहिए। और ये भी कह रहे थे कि अगर पर्सनल फ्रीडम हम लोग क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे, यानी सुनिश्चित कर लेंगे कि व्यक्ति के पास आज़ादी है, ठीक ना, तो जो पुअर हैं यानी जो गरीब लोग हैं वो भी पैसा लेबर करेंगे मतलब जा सकेंगे वो लोग भी लेबर करने के लिए, ठीक ना, मजदूरी कर सकते हैं। और फिर उस पैसे से, जो पैसा उनको मिलता है, उस पैसे का यूज कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी पाबंदी के, ठीक ना, बिना किसी पाबंदी के उस पैसे का इस्तेमाल कर सकेंगे। और उनका मानना था इस तरीके से सोसाइटी क्या होगी, डेवलप होगी। इस तरीके से क्या होगी बाबू, सोसाइटी उनकी डेवलप होगी, समाज विकसित होगा। कह रहा है मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन, बहुत सारे जो वर्किंग मैन, कामगर जो लोग थे, महिलाएं थी, जो चाहते थे कि वर्ल्ड में बदलाव आए, उन्होंने लिबरल्स के साथ या रेडिकल जो भी ग्रुप्स थे या जो भी इससे रिलेटेड पार्टियां थी उनके साथ उन्होंने एकत्रित होके ये सारी आवाज़ें उठाई, इन सारी चीज़ों का सपोर्ट भी किया। कह रहा है कि सम नेशनलिस्ट, अब थोड़ा नेशनलिस्ट क्या होता है समझ लीजिएगा, ठीक ना। नेशनलिस्ट क्या होता है, ऐसे लोग होते हैं या ऐसी इनकी आइडियोलॉजी क्या होती है समझिएगा। ये भी लोग होते हैं जो क्या करते हैं, ऐसे चीज़ों पर भी उनका भी एक थॉट होता है। थॉट क्या होता है कि जाति,
यानी जाति यानी क्या हो जाएगा, कास्ट, कल्चर और लैंग्वेज के आधार पर, ठीक ना, लैंग्वेज इक्वालिटी के आधार पर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की जो भावना है, ठीक ना, जो थॉट है, उसको जो फॉलो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, नेशनलिस्ट बोलते हैं। फिर से बता देते हैं किस तरह के लोगों को नेशनलिस्ट बोलेंगे। वैसे लोगों को नेशनलिस्ट बोलेंगे जो जाति, संस्कृति, भाषा आदि के आधार पर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की जो एक थॉट है उससे जो सहमत होते हैं उनको नेशनलिस्ट बोला जाता है, ठीक ना। तो ये एक नया टर्म था, आपको ध्यान में रखना है। लिबरल्स एंड रेडिकल्स के बारे में तो आपको बता ही दिए हैं, ठीक ना। तो ये लोग चाहते थे क्रांति लाना, ठीक ना, क्रांति लाए यानी विरोध करे, ठीक ना, युद्ध करे, और युद्ध करके क्या करे, जो 1815 के बाद जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया गया था यूरोप में उसको ख़त्म किया जा सके, ठीक ना। ये इनकी चाहत थी, किनकी चाहत थी, नेशनलिस्ट की, लिबरल्स की, रेडिकल्स की, ठीक ना। वो इनकी चाहत थी कि इस तरीके से 1815 के बाद से क्या हुआ है, जो भी गवर्नमेंट अलग अलग यूरोप में रूल कर रही है उस पर वो लोग एंड लाना चाहते थे, उसको ख़त्म करना चाहते थे। मतलब जो भी मोनार्ची सिस्टम रूल कर रही थी ना उसको ख़त्म करना चाहते थे, ठीक ना। इसलिए क्या हुआ, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रसिया दे बिकेम रेवोल्यूशनरी एंड वांटेड टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्च। इसलिए क्या हुआ कि फ्रांस, इटली, जर्मनी, रसिया, यहाँ पे जो भी रेवोल्यूशनरीज थे, अब देखिए रेवोल्यूशनरीज क्या होते हैं, ऐसे लोग होते थे ना, रेवोल्यूशनरीज किनको बोलते थे, ऐसे लोग जो आज़ादी के लिए लड़ते थे, ठीक ना, जो क्या करते थे, आज़ादी के लिए लड़ते थे, अपनी आज़ादी के लिए लड़ते थे, ठीक ना। और राजा की जो राजा पावर, जो राजा रूल करते थे उसका विरोध करते थे, उनको रेवोल्यूशनरीज बोलते थे। और रेवोल्यूशनरीज क्या किस चीज़ की डिमांड करते थे, उनका मानना था कि हमें नेशन स्टेट बनना चाहिए, ठीक ना, नेशन स्टेट क्रिएट होना चाहिए। नेशन स्टेट क्या होता है, सिंपल समझ लीजिए कि एक ऐसा स्टेट जिसमें सेम तरह के लोग रहें, ठीक ना, मतलब अपने देश के लिए एक, मतलब एक, जैसे कि आज भारत क्या है, एक नेशन स्टेट है, मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री, राजनीतिक रूप से आज़ाद रहे, उस तरह की देश की डिमांड करते थे कौन, रेवोल्यूशनरीज, ठीक ना। पहला, ये लोग आज़ादी के लिए लड़ते थे। सेकेंड, ये लोग राजा का अपोज करते थे, ठीक ना। थर्ड, ये लोग नेशन स्टेट चाहते थे। नेशन स्टेट क्या, यानी राजनीतिक तौर पर स्वतंत्र होना चाहते थे, मतलब राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकल इन पर कोई दबाव ना रहे, कोई राजा ना रहे, इस तरह की चीज़ें चाहते थे, ठीक ना। तो कह रहा है वही कि फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, रसिया में, ठीक ना, रसिया आपको पता है यूरोप में भी आता है कुछ पार्ट उसका, ठीक ना। तो ये जितने भी कंट्री थे ना, तो इसमें एक ग्रुप होते थे रेवोल्यूशनरी ग्रुप, ठीक ना। रेवोल्यूशनरी ग्रुप जो रेवोल्यूशनरी आइडिया को फॉलो करते थे, आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी क्या होता है मैंने आपको बता दिया। नेशनलिस्ट किसको बोलेंगे, जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, वो भी मैंने बता दिया क्या होता है, ठीक ना, दोनों चीज़ें बता दिए। एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्च, इन्होंने बहुत प्रयास किए कि जो भी मोनार्च, जो भी राजा उस समय रूल कर रहा है उसको हटा दिया जाए, ठीक ना, उसको खाड़ फेंका जाए, ठीक ना, ओवरथ्रो कर दिया जाए, मतलब उनको उनके पद से हटा दिया जाए, ठीक ना। ये चीज़ें उन लोगों ने किया, ठीक ना। इसके बारे में हम लोग देखो पढ़ेंगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे ना 1815 हम लोग पढ़ लेना, 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू होता है, नेपोलियन हार जाता है। उसके बाद से क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में, जो कि है नेशनलिज्म इन यूरोप। उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे किस तरीके से नेशनलिज्म आया यूरोप में, ठीक ना, राष्ट्रवाद की भावना किस तरीके से यूरोप में पैदा होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में, ठीक ना। तो अभी बस समझ लो, ठीक ना, जो जो आइडियोलॉजी मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। तो इन्होंने प्रयास किया कि जो भी मोनार्च उस समय था उसको ख़त्म किया जाए। नेशनलिस्ट जो थे वो रेवोल्यूशन की बात करते थे, ठीक ना, रेवोल्यूशन यानी क्रांति की बात करते थे, जो नेशन को क्रिएट कर सके, वही मैंने नेशन स्टेट बताया था, ठीक ना, जिसमें वो लोग क्या कर सके, राष्ट्र एक बना सके, ठीक ना, जिसमें सारे सिटीजन को क्या हो, इक्वल राइट हो, जिसमें सारे सिटीजन को क्या हो, इक्वल राइट हो, ठीक ना, बराबर का अधिकार हो, ठीक ना। ये होता है नेशन स्टेट का मतलब, ठीक ना। नेशन स्टेट का क्या मतलब होता है, राजनीतिक तौर पर आज़ाद हो, ठीक ना, और क्या हो, सारे व्यक्ति को इक्वल राइट हो, ठीक ना। आफ्टर 1815 गुस्सीपी मैजिनी कौन थे, एक इटालियन नेशनलिस्ट थे, ठीक ना, जिन्होंने षड्यंत्र रचा और सारे ग्रुप के साथ मिलकर, ठीक ना, इटली में क्या करने के लिए, ओवरथ्रोन करने के लिए, जो मोनार्ची सिस्टम था, ठीक ना, जो मोनार्ची चल रहा था इटली में, ठीक ना, उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक षड्यंत्र रचा, एक तरह का प्लान बनाया, ठीक ना, मोनार्च को ख़त्म करने के लिए इटली से, ठीक ना। तो हम लोग जो क्लास 10th में जाएंगे ना, तो क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे कि
इटली का यूनिफिकेशन किस तरीके से होता है, ब्रिटेन का किस तरीके से होता है, फ्रांस का किस तरीके से होता है, जर्मनी का किस तरीके से होता है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। नेशनलिस्ट इल्स वेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग्स, जो और भी जगह नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी जो लोग थे, भारत को भी ले लिया जाए तो उनकी जो भी लिखावट होती थी, जो भी लिखते थे उसको ये लोग पढ़ते थे। आइडिया जो भी ये लिखते थे, पब्लिश करते थे, उनको ये लोग भी पढ़ते थे, ठीक ना। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये था आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक ना। इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज, किस तरीके के सामाजिक बदलाव आ रहे थे, ये सारी चीज़ें हम लोग जाने अभी तक के, जो भी पढ़े अभी तक के टॉपिक में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा द कमिंग ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म आता है यूरोप में, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।